हेलो स्टूडेंट्स। लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने पढ़ा था बोर्ड्स मॉडल के ड्रॉबैक के बारे में, श्रोडिंगर वेव इक्वेशन और क्वांटम नंबर्स के बारे में। तो आज के लेक्चर में हम उन्हीं टॉपिक्स को थोड़ा सा डिटेल में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले आज का टॉपिक वो है श्रोडिंगर्स वेव इक्वेशन, और आज हम थोड़ा इसका डिटेल्ड स्टडी करेंगे। तो आपको हम बताए थे लास्ट लेक्चर में कि जो साई है वो इलेक्ट्रॉन का वेव फंक्शन का एम्पलीट्यूड होता है। साई क्या होता है? इलेक्ट्रॉन का वेव फंक्शन का एम्पलीट्यूड। अगर आप भूल गए होंगे एम्पलीट्यूड किसको कहते हैं, थोड़ा सा रिमाइंड करवाते हैं। वेव चैप्टर आपको हम बताए थे कि अगर ये कोई वेव है तो इसी को हम एम्पलीट्यूड कहते हैं। तो साई इसी को रिप्रेजेंट करता है। इलेक्ट्रॉन, अब पता है वो आपको, इलेक्ट्रॉन वेव नेचर शो करता है। तो इलेक्ट्रॉन जब वेव की तरह ट्रेवल करता है उसके एम्पलीट्यूड को हम साई से रिप्रेजेंट करते हैं। तो ध्यान रखिएगा, आप लास्ट क्लास में क्वांटम नंबर्स पढ़े थे। तो साई 3 क्वांटम नंबर्स रिप्रेजेंट करता है। एक है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, दूसरा अजीमुथल क्वांटम नंबर और तीसरा है मैग्नेटिक स्पिन क्वांटम नंबर। और ये प्रोडक्ट होता है दो अलग से वेव फंक्शन। एक है रेडियल वेव फंक्शन, दूसरा है एंगुलर वेव फंक्शन। अब देखिए, लास्ट क्लास आपको हम बताए थे कि अगर आपको इलेक्ट्रॉन को लोकेट करना है एटम में तो आपको 3 इंफॉर्मेशन चाहिए। पहला, इलेक्ट्रॉन का डिस्टेंस न्यूक्लियस से, और 2, आपको जो पोजीशन वेक्टर है उसका किसी भी 2 कोऑर्डिनेट एक्सिस के साथ एंगल। आपको पता होगा 3 कोऑर्डिनेट एक्सिस होता है, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस। तो कोई भी 2 कोऑर्डिनेट एक्सिस के साथ एंगल। तो अगर आपको ये 3 इंफॉर्मेशन, डिस्टेंस फ्रॉम न्यूक्लियस, एंगल विथ एनी 2 कोऑर्डिनेट एक्सिस मिल जाए तो आप इलेक्ट्रॉन को लोकेट कर सकते हैं। तो उसी तरह से जो आपको साई है, एक तरह से वो 2 वेव फंक्शन का प्रोडक्ट है। एक है रेडियल पार्ट, जो रेडियल पार्ट है वो डिपेंड करता है डिस्टेंस फ्रॉम न्यूक्लियस से, यानी कि एक तरह से पोजीशन वेक्टर हो गया। और जो एंगुलर पार्ट है वो एंगल को रिप्रेजेंट करता है कोई भी 2 कोऑर्डिनेट एक्सिस से, चाहे एक्स वाई हो, चाहे वाई जेड हो, चाहे एक्स जेड हो। और उन दोनों का प्रोडक्ट ही हम कहता है साई। और साई किस पे डिपेंड करता है? एन, एल और एम। एन है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, एल है अजीमुथल क्वांटम नंबर, एम है मैग्नेटिक स्पिन क्वांटम नंबर। साई को बता चुके आपको, साई होता है एक तरह का वेव फंक्शन है इलेक्ट्रॉन को। इलेक्ट्रॉन जब एटम के अंदर ट्रेवल करता है तो उस वेव बनाता है, उसको रिप्रेजेंट करता है। साई एक तरह से एम्पलीट्यूड है वेव फंक्शन का। और जब आप सॉल्व करोगे श्रोडिंगर वेव इक्वेशन को तो साई का 2 तरह का वैल्यू आता है, एक होता है पॉजिटिव और एक होता है नेगेटिव। इसलिए हमको साई से कुछ खास मतलब होता नहीं, क्योंकि साई पॉजिटिव भी है नेगेटिव भी है, और हमको नेगेटिव से कुछ खास मतलब नहीं है, इसलिए ओवरऑल हमको साई से कोई मतलब नहीं है। लेकिन आप मैथ्स में पढ़े हो, चाहे कोई टर्म पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव हो, उनका स्क्वायर हमेशा क्या होता है? पॉजिटिव। साई स्क्वायर हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। कोई भी एटम में किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे साई स्क्वायर का वैल्यू ये रिप्रेजेंट करता है कि उस जगह पे इलेक्ट्रॉन फाइंड करने का प्रोबेबिलिटी क्या है। ध्यान रखिएगा, हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल से हम इलेक्ट्रॉन को एग्जैक्टली लोकेट नहीं कर सकते, हम प्रोबेबिलिटी बता सकते हैं। तो वही कहानी साई स्क्वायर देता है। साई स्क्वायर ये बताता है कि एटम के इनसाइड को पर्टिकुलर पॉइंट पे इलेक्ट्रॉन फाइंड करने का प्रोबेबिलिटी क्या है। जहां पे इलेक्ट्रॉन फाइंड करने का प्रोबेबिलिटी बहुत ज्यादा है, यानी कि ऑर्बिटल में, आपको पता है ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन फाइंड करने का प्रोबेबिलिटी काफी ज्यादा होता है, वहां पे साई स्क्वायर 0.9 से लेकर 0.95 तक होता है। ध्यान रखिएगा, साई स्क्वायर 1 नहीं हो सकता, क्योंकि प्रोबेबिलिटी कभी 1 नहीं होता। प्रोबेबिलिटी 1 का मतलब है हमने इलेक्ट्रॉन को लोकेट कर लिया, जो कि हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल को वायलेट करेगा। हाँ, और जहां पे इलेक्ट्रॉन नहीं मिलेगा वहां पे साई स्क्वायर एक तरह से 0 है। एग्जैक्टली 0 बोला ठीक, लेकिन साई स्क्वायर 0 के आसपास है, एकदम बहुत कम वैल्यू है। तो ध्यान रखिएगा, साई स्क्वायर काफी ज्यादा मतलब वहां पे इलेक्ट्रॉन फाइंड करने की प्रोबेबिलिटी बहुत ज्यादा, साई स्क्वायर काफी कम तो इलेक्ट्रॉन फाइंड करने की प्रोबेबिलिटी बहुत कम। वही यहाँ पे लिखा है, फ्रॉम द वैल्यू ऑफ साई स्क्वायर एट डिफरेंट पॉइंट्स विद एन एटम it is possible to predict the region around the nucleus where electron will most probably be found. अब है रेडियल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन। देखिए ये क्या होता है। रेडियल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन हमको ये बताता है कि एक सेल, सेल आप लोग देखिए क्या होता है, सेल आप देख लो। मान लो एक हम 2 स्फीयर ले रहे हैं, एक बड़ा स्फीयर है, छोटा स्फीयर है।
ये है डिस्टेंस, सॉरी ये है डिस्टेंस r प्लस डी आर, और छोटे वाला का रेडियस है r, बड़े वाला का रेडियस है r प्लस डी आर, और छोटे वाले का रेडियस है r। तो रेडियल प्रोबेबिलिटी फंक्शन ये बताएगा कि ये छोटा सा रीजन जो dr रीजन है, जो dr रीजन है उसमें इलेक्ट्रॉन फाइंड करने की क्या प्रोबेबिलिटी है। फिर से रेडियल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन क्या रिप्रेजेंट करेगा, ये सेल है जिसका थिकनेस dr है उसमें इलेक्ट्रॉन फाइंड करने का क्या प्रोबेबिलिटी है। साफ साफ लिखा भी देख लीजिए, रेडियल डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन इज द मेजर ऑफ प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द इलेक्ट्रॉन इन अ स्फेरिकल सेल बिटवीन थिकनेस r एंड r प्लस dr। मतलब छोटा वाले सेल का रेडियस स्फीयर है, रेडियस r है, बड़े वाला r प्लस dr है, तो उनके बीच में जो डिस्टेंस, छोटा सा डिस्टेंस dr है और पूरे स्फीयर के है 360 डिग्री पे, उसमें इलेक्ट्रॉन फाइंड करने का क्या प्रोबेबिलिटी है। फिर से देख लीजिए, एक छोटा स्फीयर रेडियस r, एक बड़ा सा स्फीयर जिसका रेडियस r प्लस dr, और उनके बीच में जो छोटा सा स्पेस होगा थ्रू आउट 360 डिग्री, उसमें इलेक्ट्रॉन फाइंड करने का क्या प्रोबेबिलिटी है। और इसका वॉल्यूम हम निकाल लें तो वॉल्यूम ऑफ रेडियल सेल हो जाएगा वॉल्यूम ऑफ स्फीयर विथ रेडियस r प्लस dr माइनस वॉल्यूम ऑफ स्फीयर विथ रेडियस r। मैथ से हमको पता होगा स्फीयर का वॉल्यूम होता है 4/3 पाई r क्यूब, हमने वैल्यू पुट कर दिया, इसको एक्सपेंड कर दिए a प्लस बी का होल क्यूब में, आपको पता होगा a क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर प्लस b क्यूब। तो आपको पता है dr काफी स्मॉल है तो dr का क्यूब और dr स्क्वायर को हम नेगलेक्ट कर देंगे। क्यों? क्योंकि dr बहुत स्मॉल है, इसलिए dr का क्यूब और dr स्क्वायर को हम नेगलेक्ट कर देंगे। तो ये दोनों टर्म नेगलेक्ट हो गया और हम 4/3 पाई को कॉमन ले लेंगे तो r क्यूब 3r स्क्वायर dr, यहाँ से r क्यूब कट गया, ये 3r स्क्वायर dr हो गया, 3 से 3 काट देंगे तो बच जाएगा वॉल्यूम ऑफ सेल 4 पाई r स्क्वायर dr। और रेडियल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन होता है, ध्यान रखिएगा, रेडियल प्रोबेबिलिटी डेंसिटी इनटू वॉल्यूम ऑफ रेडियल सेल। ध्यान रखिएगा साइज को एक तरह से प्रोबेबिलिटी डेंसिटी है, तो प्रोबेबिलिटी डेंसिटी को वॉल्यूम से रिप्रेजेंट करें, से प्रोबेबिलिटी डेंसिटी को हम वॉल्यूम से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमको प्रोबेबिलिटी मिल जाएगा। फिर से साइज स्क्वायर प्रोबेबिलिटी डेंसिटी है और उसको हम वॉल्यूम से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमको एक तरह से उस थिकनेस dr में इलेक्ट्रॉन फाइंड करने का प्रोबेबिलिटी मिल जाएगा, जिसको हम कहते हैं 4 पाई r स्क्वायर साइन स्क्वायर dr। अब ये ग्राफ है जो कि जेई मेंस, नीट और जेई एडवांस पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से समझिएगा, बहुत डिफिकल्ट नहीं है, डरने की जरूरत नहीं है, ये ऑब्जेक्टिव एग्जाम में आएगा, आप ऑप्शन देख के ही आराम से टिक कर दोगे, ये बहुत डिफिकल्ट ग्राफ नहीं होता है, तो ध्यान से समझिएगा इसको। देखिए अब हम ये 1s है, 1s ऑर्बिटल है, ये 2s ऑर्बिटल है और एक 3s ऑर्बिटल है। तो अब देखो हम 1s के लिए समझाएंगे तो 2s 3s को पर आराम से समझ जाओगे। देखिए ये न्यूक्लियस है, ठीक है, आपको पता होगा जो 1s है उसका इलेक्ट्रॉन सारे एंगल में, सारे डायरेक्शन मूव कर रहा है, एक तरह से वेव की तरह है। और ये न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस पे क्या चार्ज होता है, पॉजिटिव। जो पॉजिटिव चार्ज है वो 1s के इलेक्ट्रॉन वेव्स को अपने तरफ अट्रैक्ट करेगा। न्यूक्लियस से पॉजिटिव चार्ज है, इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज है, तो न्यूक्लियस है वो इलेक्ट्रॉन के वेव को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, किसके, 1s के। तो एज रिजल्ट होता क्या है, न्यूक्लियस के पास जो साई है उसका वैल्यू काफी ज्यादा होता है, क्योंकि न्यूक्लियस जो है पॉजिटिवली चार्ज है, वो इलेक्ट्रॉन के वेव को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है। और जैसे जैसे अब दूर जा रहे हैं अट्रैक्शन कम होता जा रहा है और इलेक्ट्रॉन के फाइंड करने का प्रोबेबिलिटी साई कम होता, मतलब जो एम्पलीट्यूड है कम होता जा रहा है। फिर से सुनिए, न्यूक्लियस पॉजिटिव चार्ज है और आप पॉजिटिव चार्ज से जितना नजदीक जाइएगा इलेक्ट्रॉन का वेव होने का चांस उतना ही ज्यादा है, और जितना दूर जाइएगा इलेक्ट्रॉन के वेव होने का चांस उतना ही कम है। फिर देखिए आप 2s ऑर्बिटल को देखो, 1s और 2s के बीच आप सोच सकते हो 1s और 2s के बीच एक ऐसा होगा जगह जहां पे इलेक्ट्रॉन आपको नहीं मिलेगा। आप ऐसा सोचो कि 1s के बाद आप ऐसे सोच सकते हो 1s न्यूक्लियस के पास इलेक्ट्रॉन फाइंड करने का प्रोबेबिलिटी ज्यादा है, दूर जा रहे हैं इलेक्ट्रॉन फाइंड करने की प्रोबेबिलिटी कम हो गया, फिर एक पे जीरो हो गया, एक पॉइंट पे क्या होगा, जीरो। तो जीरो उसी को रिप्रेजेंट कर रहा है। 1s और 2s के बीच एक ऐसा छोटा सा स्पेस होगा जहां पे इलेक्ट्रॉन फाइंड करने का प्रोबेबिलिटी बिल्कुल जीरो होगा, और उस पॉइंट को हम कहते हैं नोड। क्या कहते हैं,
टर्म याद रखिएगा नोड, और इसको कहते हैं हम रेडियल नोड। क्या कहते हैं? रेडियल नोड। नोड मतलब वहां पे इलेक्ट्रॉन फाइंड करने का प्रोबेबिलिटी जीरो है, मतलब क्या है, साई जीरो। नोड पे साई होगा जीरो, तो साई स्क्वायर भी क्या होगा, जीरो। फिर से नोड पे इलेक्ट्रॉन फाइंड करने का प्रोबेबिलिटी जीरो है, तो साई स्क्वायर जीरो है, तो साई भी जीरो होगा। अब देखो आप, ऑब्वियस है यहाँ पे जीरो हुआ। अब जैसे जैसे हम 2s के नजदीक जाएंगे, वापस इलेक्ट्रॉन फाइंड करने का प्रोबेबिलिटी बढ़ते जाएगा 2s ऑर्बिटल का। फिर से सुनिए, न्यूक्लियस के पास 1s ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉन फाइंड करने का प्रोबेबिलिटी मैक्सिमम रहता है। फिर जैसे जैसे हम न्यूक्लियस से दूर जाते जाएंगे, 1s ऑर्बिटल का इलेक्ट्रॉन फाइंड करने का प्रोबेबिलिटी कम होता जाएगा, एक पॉइंट पे जीरो होगा। और अब हम जब ज्यादा दूर जाएंगे तो हमको 2s का इलेक्ट्रॉन मिलना शुरू होगा। किसका मिलेगा? 2s का। तो 2s का इलेक्ट्रॉन मिलना शुरू होगा, तो इसलिए ये थोड़ा नेगेटिव में बढ़ रहा है, ध्यान रखिएगा। इसीलिए साई का कोई इंपॉर्टेंस खास नहीं होता, क्योंकि साई पॉजिटिव नेगेटिव दोनों होता है। नेगेटिव से हमको कुछ खास इंफॉर्मेशन मिलता नहीं है, तो साई नेगेटिव में वैल्यू बढ़ रहा है, यहाँ पे काफी ज्यादा रहेगा साई का वैल्यू। और फिर दूर जाएंगे तो साई का वैल्यू जीरो की तरफ होता जाएगा। वही 3s में देखो, आप 3 में सोच सकते हो, 1s का न्यूक्लियस के पास मैक्सिमम, फिर 1s और 2s के बीच जीरो, फिर 2s का मैक्सिमम, फिर 2s और 3s के बीच जीरो, फिर 3s का मैक्सिमम, फिर 3s से दूर जाते जाएंगे तो 3s का इलेक्ट्रॉन मिलने का प्रोबेबिलिटी कम होता जाएगा। तो ध्यान रखिएगा, यहाँ पर आप देख सकते हो ये दोनों पॉइंट, ये पॉइंट और ये पॉइंट है रेडियल नोड। क्या है? रेडियल नोड। तो आप देख सकते हो 3s में 2 रेडियल नोड है। आपको बताए थे साई से कुछ खास इंफॉर्मेशन नहीं मिलता हमको, साई स्क्वायर का मतलब होता है, तो ये प्रोबेबिलिटी का दे रहा है। तो आपको पता है कोई टर्म पॉजिटिव है तो उसका स्क्वायर भी क्या होगा, पॉजिटिव हुआ, तो साई स्क्वायर ग्राफ हमेशा ऊपर ही रहेगा। 2s में देखिए एक डिफरेंस आप देख सकते हो, इस रीजन में साइन नेगेटिव है, लेकिन नेगेटिव का भी स्क्वायर क्या होगा, पॉजिटिव होगा, इसलिए यहाँ पे जो ग्राफ है वो ऊपर चला गया। 3s वही देख लो, जो नेगेटिव पोर्शन है वो वापस ऊपर आ जाएगा, क्योंकि स्क्वायर का स्क्वायर, नेगेटिव का स्क्वायर क्या होता है, पॉजिटिव। ये टर्म तो पॉजिटिव ही है, तो ऊपर ही रहेगा। हाँ, एक चीज ध्यान रखिएगा, आप देख सकते हो जैसे जैसे न्यूक्लियस से दूर जा रहे हैं, हम एम्पलीट्यूड कम होता जा रहा है। यहाँ पे एम्पलीट्यूड देखो और यहाँ पे एम्पलीट्यूड देखो, इस पॉइंट को ऑब्जर्व करो, इस पॉइंट को ऑब्जर्व करो और इस पॉइंट को ऑब्जर्व करो। न्यूक्लियस से दूर जा रहे हैं, साइज का एम्पलीट्यूड घटता जा रहा है, इसका मतलब इलेक्ट्रॉन फाइंड करने का प्रोबेबिलिटी भी थोड़ा कम होता जा रहा है। रीजन वही है, न्यूक्लियस के पास अट्रैक्शन मैक्सिमम है। और ये है रेडियल वेव प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, बता चुके थे आपको। इसमें देखिए क्या है, आप देख सकते हो आर जो होता है इलेक्ट्रॉन का डिस्टेंस फ्रॉम न्यूक्लियस। आर क्या होता है? इलेक्ट्रॉन का डिस्टेंस फ्रॉम न्यूक्लियस। और आपको पता है कि न्यूक्लियस के पास तो आर जीरो होगा, इसलिए साई कितना भी ज्यादा हो, ये रेडियल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन है और ये डिपेंड करता है 4πr² साई स्क्वायर पे। तो आप देख सकते हो, हाँ, न्यूक्लियस के पास साई स्क्वायर का वैल्यू काफी ज्यादा है, साई स्क्वायर का वैल्यू, लेकिन आर का वैल्यू, न्यूक्लियस आर होता है इलेक्ट्रॉन का डिस्टेंस फ्रॉम न्यूक्लियस, तो आर का वैल्यू न्यूक्लियस के पास जीरो होगा। तो कोई भी बड़ा क्वांटिटी हो उसको जीरो से मल्टीप्लाई करें तो क्या होगा, जीरो होगा। वही देखिए, हम डिस्टेंस बढ़ा रहे हैं तो वैल्यू जो है फंक्शन का, आर का वैल्यू बढ़ रहा है तो फंक्शन का वैल्यू भी बढ़ते जा रहा है। लेकिन एक पॉइंट के बाद क्या होगा, जब हम आप देख सकते हो साई स्क्वायर का वैल्यू कम हो रहा है ना, तो आर कितना भी बढ़ेगा लेकिन साई स्क्वायर कम होता जा रहा है, इसलिए फंक्शन भी कम होता जा रहा है। फिर से रिपीट कर रहे हैं, इनिशियली साई स्क्वायर काफी ज्यादा था लेकिन आर जीरो था, तो प्रोडक्ट जीरो हो गया। और हम बढ़ाते, डिस्टेंस बढ़ते जा रहा है तो फंक्शन का वैल्यू बढ़ते जा रहा है, क्योंकि यहाँ पे आर डोमिनेट कर रहा है। लेकिन आप देख रहे हो ऊपर के ग्राफ में साई स्क्वायर का वैल्यू डिस्टेंस के साथ घटता जा रहा है, तो एक पॉइंट के बाद साई स्क्वायर इतना कम होता जाएगा कि आर का वैल्यू कितना भी ज्यादा हो, प्रोडक्ट पूरा कम होता जाएगा। आप देख सकते हो वही कहानी यहाँ पे भी है। आप देखो यहाँ पे डिफरेंस क्या है दोनों में, एग्जाम में यही चीज नोटिस करना है। इसमें एम्पलीट्यूड डिस्टेंस के बाद घट गया है, इसमें बढ़ रहा है। अब देख लो, यहाँ एम्पलीट्यूड देखो और यहाँ एम्पलीट्यूड देखो, तो यहाँ पे बढ़ रहा है क्योंकि यहाँ डोमिनेटिंग फैक्टर आर है। और आपको पता है इलेक्ट्रॉन जैसे जैसे हम बढ़ते जाएंगे, इलेक्ट्रॉन का डिस्टेंस न्यूक्लियस के साथ बढ़ता जाएगा, मतलब हम न्यूक्लियस से ज्यादा दूर जा रहे हैं, इलेक्ट्रॉन का डिस्टेंस न्यूक्लियस से बढ़ता जा रहा है।
एज अ रिजल्ट प्रोडक्ट जो पूरा है साई स्क्वायर 4πr² dr उसका वैल्यू बढ़ता जाएगा। इसीलिए इसमें इन दोनों ग्राफ में यही डिफरेंस है कि डिस्टेंस के साथ यहाँ एम्पलीट्यूड घटता है, यहाँ एम्पलीट्यूड बढ़ता है। तो ध्यान रखिएगा, ऑब्जेक्टिव एग्जाम में ये चीज देखना है, साई पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। साई स्क्वायर केवल पॉजिटिव होगा, लेकिन डिस्टेंस के साथ एम्पलीट्यूड घटता जाएगा। और 4πr² साई स्क्वायर वो तो होगा हमेशा पॉजिटिव ही, लेकिन डिस्टेंस के साथ एम्पलीट्यूड बढ़ता जाएगा। तो इस तरह से आप डिस्टिंग्विश कर सकते हो साई के ग्राफ को, साई स्क्वायर के ग्राफ को, और 4πr² साई स्क्वायर को। पी का देखो, ये डिफरेंस है 1s और 2p में। देखो आपको पता होगा ये 2p से है, n = 1 में p ऑर्बिटल एग्जिस्ट नहीं करता। फिर से सुनो, आप पढ़ चुके हो लास्ट लेक्चर में, n = 1 में p ऑर्बिटल एग्जिस्ट नहीं करता, इसलिए न्यूक्लियस के पास p ऑर्बिटल का इलेक्ट्रॉन नहीं होगा। आप ग्राफ में भी देख सकते हो, आप डायग्राम देखो, यहां पर आप देखिए, आप देख सकते हैं न्यूक्लियस के पास ये 0 है। आप देखिए इस चीज को, न्यूक्लियस के पास 0 है ये, इसका मतलब जो ग्राफ है वो ऑरिजिन से स्टार्ट होगा। यही डिफरेंस है s ऑर्बिटल और p ऑर्बिटल ग्राफ में। s ऑर्बिटल का ग्राफ न्यूक्लियस के पास मैक्सिमम होता है, लेकिन p ऑर्बिटल का ग्राफ न्यूक्लियस के पास 0 होगा, क्योंकि n = 1 में p ऑर्बिटल एग्जिस्ट नहीं करता। फिर वही स्टार्ट करेंगे, आप देख सकते हो न्यूक्लियस के पास ये 0 होगा। जैसे जैसे हम 2p ऑर्बिटल के नजदीक जाएंगे साई का वैल्यू बढ़ता जाएगा, और जब हमको 2p ऑर्बिटल मिल गया और उसके बाद दूर जाते जाएंगे तो 2p ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉन फाइंड करने का प्रोबेबिलिटी साई कम होता है, एम्पलीट्यूड कम होता जाएगा। ये देखिए 3p का कहानी वही है, ऑरिजिन के पास, न्यूक्लियस के पास 0, जैसे जैसे नजदीक गए 2p के बढ़ा, 2p से दूर गए घटा, और 2p और 3p आप देख सकते हो जो व्हाइट स्पेस है वही कहानी है। 2p और 3p के बीच एक ऐसा स्पेस होगा जहां पे इलेक्ट्रॉन नहीं मिलेगा, उसको क्या कहते हैं, पढ़ चुके हो, रेडियल नोड। क्या कहेंगे, रेडियल नोड। फिर वही है, फिर 3p के नीचे गए तो नेगेटिव में वैल्यू बढ़ा, फिर 3p से दूर गए तो नेगेटिव वैल्यू 0 के पास जाता गया। उसी तरह से 3p में देखो, न्यूक्लियस के पास 0, 2p के नजदीक गए बढ़ा, 2p के दूर गए घटा, एक पॉइंट पे 2p और 3p के बीच एक पॉइंट स्पेस है जिसमें यहाँ पे देख सकते हो 0 है। फिर 3p के नजदीक गए बढ़ा नेगेटिव में, फिर 3p 4p के बीच एक ऐसा स्पेस है, आप देख सकते हो यहाँ पर 0। फिर 4p के नजदीक गए बढ़ा, फिर 4p से दूर गए तो घटते गया। मतलब वही बार बार रिपीट करते जाएगा। और फिर से आपको बताया है ये और ये साई नेगेटिव है, और हमको नेगेटिव से कोई खास मतलब नहीं है, इसलिए हमको इससे मतलब होता है साई स्क्वायर से। साई स्क्वायर क्या कहता है, प्रोबेबिलिटी डेंसिटी। तो स्क्वायर कर दोगे, आप देख सकते हो स्क्वायर कर दोगे, नेगेटिव टर्म क्या हो जाएगा, पॉजिटिव, नेगेटिव टर्म क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। और जैसा कि हम बताया था आपको लास्ट ग्राफ में, डिस्टेंस बढ़ेगा एम्पलीट्यूड घटता जाएगा, ये ध्यान रखिएगा। साई स्क्वायर के ग्राफ में डिस्टेंस बढ़ाओगे एम्पलीट्यूड घटता जाएगा। और 4πr² साई स्क्वायर में क्या होगा, आप देख सकते हो बिल्कुल उसी तरह का एक्सप्लेनेशन है। डिस्टेंस बढ़ाओगे आपको एम्पलीट्यूड बढ़ता जाएगा, डिस्टेंस बढ़ाओगे एम्पलीट्यूड बढ़ता जाएगा। आप एक चीज देख सकते हो, 1s का आप 4πr² का ग्राफ देखो, 1s का आप देखो और 2p का देखो, आप देख रहे हो दोनों ग्राफ एक ही तरह का है। एग्जाम में हमको कैसे पता चलेगा कौन डिफरेंट है, ध्यान रखिएगा। आपको चाहे अगर एग्जाम में ये क्वेश्चन आया, चाहे 1s देगा या 2p देगा, दोनों देगा तो वो मल्टीपल करेक्ट क्वेश्चन होगा, मतलब एक से ज्यादा करेक्ट, समझ गए। या फिर आपको 1s ऑप्शन देगा या फिर 2p देगा, आपको दोनों ऑप्शन नहीं देगा। अगर दोनों ऑप्शन देगा इसका मतलब है क्वेश्चन का आंसर एक से ज्यादा है। अच्छा, एक और चीज ध्यान रखिएगा, यहाँ पे हम डी का तो नहीं बता रहे हैं, जिस तरह का ग्राफ 2p का है, जिस तरह का ग्राफ 2p का है उसी तरह ग्राफ 3D का भी होगा, क्योंकि आपको बिल्कुल 3D का भी इसी तरह का होगा, 4f का भी उसी तरह होगा। बिल्कुल आप सोच सकते हो ये 2p ग्राफ 3D 4f की तरह होगा, 3p ग्राफ 4D 5f की तरह होगा, और 4p ग्राफ 5D 6f, और आप सोच सकते हो 7g। आप सोच सकते हैं तरह से, क्योंकि d ऑर्बिटल n = 3 से स्टार्ट होता है, तो बिल्कुल वही पाथ फॉलो करेगा, बस डिफर करेगा r के वैल्यू में। तो r का वैल्यू हमको याद रखने की जरूरत नहीं है, वो कभी कहीं नहीं आता है। तो
कैंसिल की जरूरत नहीं है, तो ध्यान रखिएगा 2p 3d 4f का ग्राफ एक तरह का होगा, क्योंकि 2p स्टार्ट होता है इक्वल टू 2 से, 3d स्टार्ट होता है इक्वल टू 3 से, 4f स्टार्ट होता है इक्वल टू 4 से। सिमिलरली 4d में 4d तक 2 ऑर्बिटल आ चुका होगा d का, तो उसी तरह से 3p के लिए भी 2 ऑर्बिटल आ चुका है, एक 2p और एक 3p। 5f के लिए भी 2 ऑर्बिटल आ चुका है अब तक f का, 4f और 5f। तो ध्यान रखिएगा इनका ग्राफ का नेचर एक ही तरह, ग्राफ का नेचर एक तरह का होगा, डिफर करेंगे इन द वैल्यू ऑफ r। तो हमको r का वैल्यू याद रखने की जरूरत नहीं है, वो एग्जाम में आने वाला नहीं है। तो डायरेक्टली पूछ देगा कि कोई ग्राफ दे देगा आपको और पूछेगा ये किसको रिप्रेजेंट कर सकता है, तो आपको बस ध्यान रखिएगा। तो फिर से रिपीट कर रहे हैं हम जो 2 ग्राफ बताए हैं उसका समरी। 1s का न्यूक्लियस के पास मैक्सिमम होता है, 2p का 3d का 4f का न्यूक्लियस के पास नहीं होते हैं, इसलिए वो 0 होते हैं। दूसरा, डिस्टेंस बढ़ाएंगे तो साई का एम्पलीट्यूड घटते जाता है, साई स्क्वायर का भी एम्पलीट्यूड घटता जाएगा, लेकिन 4 पाई r स्क्वायर साई स्क्वायर का एम्पलीट्यूड बढ़ता जाएगा। और दूसरा, साई का वैल्यू पॉजिटिव नेगेटिव दोनों हो सकता है, लेकिन साई स्क्वायर हमेशा पॉजिटिव होगा। अब ध्यान से दोनों ग्राफ ऑब्जर्व कीजिएगा, जहां भी दिक्कत होगा जरूर पूछेगा, ये काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपको जेई मेंस और एडवांस पॉइंट ऑफ व्यू से, स्कूल एग्जाम में टॉपिक आने वाला नहीं है। वही रेडियल लोड जो बताए थे आपको हम ग्राफ में, रेडियल लोड वो रीजन होता है जहां पे इलेक्ट्रॉन फाइंड करने का प्रोबेबिलिटी क्या हो, 0 हो। और ध्यान रखिएगा इसका एक मैथमेटिकल फॉर्मूला भी है रेडियल लोड निकालने का, n माइनस l माइनस 1। अगर आपको ग्राफ नहीं पता है तो फॉर्मूला से भी चेक कर सकते हो, n है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, l है अजीमुथल क्वांटम नंबर, और सोच सकते हो। आप एक दिखा सकते हैं, आपको 2p ऑर्बिटल देख लो, 2p आप देख सकते हो, 2p का जो साइज, ध्यान रखिएगा यहाँ पे लग रहा है ये और ये टच कर एक्स एक्सिस को, एक्चुअली में इनफाइनाइट तक जाता है। ध्यान रखिए फिर से, यहाँ आपको ग्राफ में तो लग रहा है कि ये एक्स एक्सिस को कट कर रहा है, लेकिन एक्चुअली में इनफाइनाइट तक पैरेलल होकर चल जाएगा। तो 2p में कोई रेडियल लोड नहीं होता, तो फॉर्मूला भी पुट करोगे तो एक 2p के लिए आप देख सकते हो, 2p के लिए अगर फॉर्मूला पुट करोगे तो आपको पता है 2p का n है 2, p का l है 1, तो वैल्यू पुट करोगे तो 2 माइनस 1 माइनस 1 क्या हो जाएगा, 0। तो 2p का कोई रेडियल नोड नहीं होता। उसी तरह से आप देख सकते हो 1s का भी, 1s का भी पैरेलल चला गया एक तरह से, तो 1s में भी कोई रेडियल नोड नहीं है। तो फॉर्मूला से भी चेक करो 1s को, आप चेक कर सकते हो 1s को फॉर्मूला से, n इक्वल टू 1 होता है और s के l है 0, तो वैल्यू पुट कर दो 1 माइनस 0 माइनस 1 विच इज इक्वल टू 0। तो ध्यान रखिएगा 1s का, 2p का, 3d का, इनका कोई रेडियल नोड नहीं होता। तो अगर आपको ग्राफ नहीं पता है तो फॉर्मूला से भी रेडियल नोड कैलकुलेट कर सकते हो, ये स्कूल एग्जाम में आता है। स्कूल एग्जाम में ग्राफ तो नहीं आता है, लेकिन नंबर ऑफ रेडियल नोड कैलकुलेट करने के लिए आता है। तो फॉर्मूला ध्यान रखिएगा, रेडियल नोड का फॉर्मूला होता है n माइनस l माइनस 1। हाँ, अब है एंगुलर नोड। तो एंगुलर नोड एक तरह से डिपेंड करता है, आपको पहले बताए थे थीटा और फाई पे। थीटा और फाई क्या होता है, पोजीशन वेक्टर का कोई भी 2 कोऑर्डिनेट एक्सिस के साथ एंगल। और ध्यान रखिएगा एंगुलर नोड एक तरह से होता है नोडल प्लेन। एंगुलर नोड क्या होता है, नोडल प्लेन। ध्यान रखिएगा नोडल प्लेन वो प्लेन होता है जिसमें इलेक्ट्रॉन फाइंड करने का प्रोबेबिलिटी 0 होता है। ध्यान रखिएगा रेडियल नोड एक पॉइंट होता है, एंगुलर नोड एक प्लेन होता है। फिर से, रेडियल नोड एक पॉइंट होता है, एंगुलर नोड एक प्लेन होता है। तो एंगुलर नोड एक प्लेन है जिसमें इलेक्ट्रॉन फाइंड करने का प्रोबेबिलिटी 0 है, और इसका फॉर्मूला होता है L। क्या होता है, L क्या है, अजीमुथल क्वांटम नंबर। वही चीज जो हम बताए रिपीट है इसमें कि आपको रेडियल नोड एक पॉइंट होता है और एंगुलर नोड एक प्लेन होता है। इस ग्राफ को अच्छे से देखो, आप अच्छे से विजुअलाइज कर लोगे। एक चीज देखो आप, जो एस ऑर्बिटल है आप देख सकते हो, हम आप सोच सकते हैं एस ऑर्बिटल तो स्फेरिकल होता है एक तरह से। स्फीयर में आप कैसे भी प्लेन पास करो, कैसे भी प्लेन पास करो, वो हमेशा कहीं ना कहीं पे कट करेगा ही इस स्फीयर को। स्फीयर पे आप कैसे भी प्लेन पास करने की कोशिश करो, वो इस स्फीयर को कैसे भी कहीं पे तो कट करेगा ही। और ये आपको जो स्फीयर है एक तरह से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है। एस ऑर्बिटल को पता होगा, एस ऑर्बिटल का शेप कैसा होता है, स्फेरिकल होता है। तो आप कैसे भी प्लेन पास करो वो स्फीयर को कट करेगा ही। इसका मतलब है एस ऑर्बिटल में कोई नोडल प्लेन नहीं होता। इसीलिए फॉर्मूला से भी चेक कर सकते हो, नोडल प्लेन का फॉर्मूला होता है L। और
एस ऑर्बिटल एल क्या होता है 0, इसलिए एस ऑर्बिटल को नोडल प्लेन नहीं होता। लेकिन पीएक्स का देखो, आप देख सकते हो वाईजेड प्लेन, आप देख लीजिए वाईजेड प्लेन विजुलाइज आप साफ साफ दिया भी हुआ है और हम लोग दिखा भी सकते हैं बना के। अगर कुछ ऐसा सोचो, ये आपको पीएक्स एक ऐसे प्लेन पास करेंगे परपेंडिकुलर ऐसे, क्योंकि आप देख सकते हो यहाँ पे वाईजेड प्लेन है, तो उस वाईजेड प्लेन में मतलब इस रीजन में इलेक्ट्रॉन फाइंड करने की प्रोबेबिलिटी क्या होगा 0, ये न्यूक्लियस से पास कर रहा है प्लेन, तो इलेक्ट्रॉन फाइंड करने की प्रोबेबिलिटी क्या होगा 0। उसी तरह से पीवाई के लिए क्या हो जाएगा परपेंडिकुलर एक्सजेड, क्या हो जाएगा एक्सजेड, पीवाई के परपेंडिकुलर एक्सजेड प्लेन और पीजेड के परपेंडिकुलर एक्सवाई प्लेन। तो पीएक्स का एक नोडल प्लेन, जो कि इसको हम क्या कर सकते हैं वाईजेड, पीवाई का एक नोडल प्लेन, इसको हम कर सकते हैं एक्सजेड, और पीजेड के एक नोडल प्लेन जिसको हम कर सकते हैं एक्स वाई। तो आप पढ़े थे कि नोडल प्लेन क्या होता है, फॉर्मूला एल, एल क्या होता है पी ऑर्बिटल के लिए, पी ऑर्बिटल एल क्या होता है 1, इसका भी एक नोडल प्लेन, इसका भी एक नोडल प्लेन, इसका भी एक नोडल प्लेन। तो ध्यान रखिएगा, अगर आपको फॉर्मूला नहीं भी आता हो तो आप विजुलाइज कर सकते हो कि पीएक्स के परपेंडिकुलर वाईजेड होगा, पीवाई के परपेंडिकुलर एक्सजेड होगा और पीजेड के परपेंडिकुलर एक्सवाई। डी ऑर्बिटल का भी आप देख लो, आप देख सकते हो ये एक्स वाई है, तो एक्स वाई के परपेंडिकुलर कौन कौन प्लेन होगा, वाईजेड और एक्सजेड। सिंपली सोच सकते हो एक्सजेड के परपेंडिकुलर कौन कौन सा प्लेन होगा, एक्स वाई और वाईजेड। सिमिलरली वाईजेड के परपेंडिकुलर कौन कौन सा प्लेन होगा, एक्स वाई और एक्सजेड, इसलिए इसका भी दो नोडल प्लेन, इसका भी दो नोडल प्लेन, इसका भी दो नोडल प्लेन। तो फॉर्मूला भी क्या बताता है, नंबर ऑफ नोडल प्लेन क्या होता है एल, और डी ऑर्बिटल एल क्या होता है 2। तो एक्स वाई का दो नोडल प्लेन वाईजेड एक्सजेड, एक्सजेड का दो नोडल प्लेन एक्स वाई वाईजेड, और वाईजेड का दो नोडल प्लेन एक्स वाई और एक्सजेड। परपेंडिकुलर प्लेन सोचना है और उस प्लेन में इलेक्ट्रॉन फाइंड करने का प्रोबेबिलिटी क्या हो 0। हाँ, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का दो नोडल प्लेन होगा, ये थोड़ा सा देख लो तो ज्यादा अच्छे से क्लियर होगा। एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का लास्ट क्लास से पढ़े थे, आपको डायग्राम बनाकर दिखाए थे आपको हम, ये होता है एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, ये एक्स एक्सिस मान लो, ये वाई एक्सिस मान लो, तो ये हुआ नोडल प्लेन। ध्यान रखिएगा, ये प्लेन पास करो, ये प्लेन पास करो, तो मैथ्स में पढ़े होगे ये एंगल होगा 45 डिग्री और ये एंगल होगा 135 डिग्री। तो एक प्लेन ऐसे पास करना है जो 45 से गुजरे और एक प्लेन ऐसे पास करना है जो 135 से गुजरे। और डीजेड उसका आप देख सकते हो, इलेक्ट्रॉन क्लाउड होता है अलोंग जेड एक्सिस और लोब होता है अलोंग एक्स वाई प्लेन। फिर से आप देख सकते हो, फिर से आप देख सकते हो, ये डीजेड स्क्वायर ऑर्बिटल है, जेड एक्सिस मान लो, ये डीजेड स्क्वायर ऑर्बिटल है, डिस्क है। तो आप देख सकते हो कैसे भी प्लेन पास करो ये कट करेगा ही, कैसे भी प्लेन पास को करो वो कट करेगा ही। तो डीजेड स्क्वायर का आप देख सकते हो नोडल प्लेन नहीं नोडल कोन होता है, ध्यान से देखो डायग्राम बना हुआ है, डीजेड स्क्वायर का नोडल प्लेन नहीं नोडल कोन होता है। तो ध्यान रखिएगा, दो ऑर्बिटल का नोडल प्लेन नहीं होता, एक है एस ऑर्बिटल और एक है डीजेड स्क्वायर ऑर्बिटल। फिर से, दो ऑर्बिटल का नोडल प्लेन नहीं होता, वो है एस ऑर्बिटल और डीजेड स्क्वायर ऑर्बिटल। ध्यान रखिएगा इस चीज को, ऑब्जेक्टिव एग्जाम का बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कौन से ऑर्बिटल्स का नोडल प्लेन नहीं होता, वो है एस ऑर्बिटल और डीजेड स्क्वायर ऑर्बिटल। और ध्यान रखिएगा डीजेड स्क्वायर ऑर्बिटल का नोडल कोन्स होता है, एक ऊपर की ओर एक नीचे की ओर। और बाकी तो फॉर्मूला से सोच सकते हो, पी ऑर्बिटल का एक नोडल प्लेन, डी ऑर्बिटल का दो नोडल प्लेन। और आपको डायग्राम पता हो तो बना के भी सोच सकते हो। अब है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एलिमेंट्स। तो ये आपको पता होगा 9th में पढ़े थे। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एलिमेंट का ये रिप्रेजेंट करता है कि हम इलेक्ट्रॉन्स को एटम्स में कैसे फिल करते हैं। और ये भी पता होगा इलेक्ट्रॉन का स्टेबिलिटी ज्यादा तब होता है जब एनर्जी कम होगा। तो जनरली पहले उस ऑर्बिटल में जाना चाहेगा जिसमें स्टेबिलिटी क्या हो, इलेक्ट्रॉन पहले उस ऑर्बिटल में जाना चाहेगा जिसमें स्टेबिलिटी क्या हो उसका ज्यादा। तो स्टेबिलिटी ज्यादा होने के लिए एनर्जी क्या होनी चाहिए, कम। ध्यान रखिएगा इलेक्ट्रॉन पहले उस ऑर्बिटल में जाएगा जिसमें एनर्जी कम होगा, और इसके लिए वो कुछ रूल्स को फॉलो करता है।
पहला रूल है ऑफ-बाउ प्रिंसिपल, दूसरा है पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल और तीसरा है हुंड्स रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी। हम तीनों रूल को एक एक करके पढ़ेंगे और ये तीन रूल अगर हमको पता चल गया तो हम किसी भी एलिमेंट का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पढ़ सकते हैं। तो पहला है ऑफ-बाउ प्रिंसिपल। ऑफ-बाउ प्रिंसिपल आपको थोड़ा सा पहले ही बता चुके हैं हम क्वांटम नंबर्स में। ध्यान रखिएगा, ऑफ-बाउ प्रिंसिपल ये बताता है कि जो कोई भी ऑर्बिटल का एनर्जी है वो डिपेंड करता है n प्लस एल रूल पे। इस पे n प्लस एल, n होता है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, l होता है एजिमुथल क्वांटम नंबर। तो ध्यान रखिएगा, जिस ऑर्बिटल का n प्लस एल ज्यादा उसी का एनर्जी ज्यादा, और जिसका n प्लस एल कम उसका एनर्जी कम। तो पहले इलेक्ट्रॉन उस ऑर्बिटल में जाएगा जिसका n प्लस एल कम होगा, क्योंकि एनर्जी कम तो स्टेबिलिटी ज्यादा। अब दो रूल देख लो, वही चीज है, जैसे कि 4s देख लो और 3d देख लो। सबको पता होगा n है क्या है, 4 है, s के लिए l क्या होता है 0, तो n प्लस एल क्या है 4। और 3d देख लो, n क्या है 3, d के लिए l क्या है 2, 3 प्लस 2 क्या हो जाएगा 5। तो आप देख सकते हो n प्लस एल 4s के लिए क्या है कम है ना, तो पहले इलेक्ट्रॉन 4s में जाएगा फिर 3d में जाएगा। और दूसरा 3d और 4p देखो, इसका n प्लस एल क्या है 3 प्लस 2 इक्वल टू 5, इसका n प्लस एल क्या है 4 प्लस 1 इक्वल टू 5। दोनों का n प्लस एल सेम है, इसलिए जिसका n कम उसका एनर्जी कम। फिर से सुनो, बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर दो ऑर्बिटल का n प्लस एल सेम हो तो जिसका n कम उसका एनर्जी कम। एनर्जी कम तो स्टेबिलिटी ज्यादा, तो पहले इलेक्ट्रॉन किस में जाएगा आपको 3d में जाएगा। दोनों रूल याद रखिएगा, ये है ऑफ-बाउ प्रिंसिपल। और अगर हम n प्लस एल रूल से ऑर्बिटल्स को अरेंज करेंगे तो कुछ इस तरह से आएगा वैल्यू 1s 2s 2p 3s 3p, सब n प्लस एल से देख सकते हो, n प्लस एल n प्लस एल प्लस, हाँ 2p और 3s का आप देखोगे तो n प्लस एल सेम आएगा, तो इसका n छोटा है इसलिए इसका एनर्जी कम है। सिमिलरली आप देख सकते हो 3p और 4s, इनका भी n प्लस एल सेम आएगा, इसका n कम तो एनर्जी कम। ये सारे ऑर्बिटल्स अरेंज्ड है अकॉर्डिंग टू n प्लस एल। आप इसको याद भी कर सकते हो या कैलकुलेट करके भी देख सकते हो। ये डायग्राम एनसीईआरटी में है। n इक्वल टू 1 में 1s, 2 में 2s 2p, 3 में 3s 3p 3d, 4s 4p 4d 4f, 5s 5p 5d 5f। तो आप इस तरह से अगर कुछ ड्रॉ करो, ये भी एक तरह से ऑफ-बाउ को ही अरेंज, ऑफ-बाउ प्रिंसिपल के ही ऑर्बिटल के एनर्जी को दे देता है एक तरह से। तो सांप की तरह है, आप देख सकते हो कर्व्ड एरो है। तो अरेंज करो तो कैसे आएगा 1s, आप एरो को देखते जाओ 2s 2p 3s 3p 4s 3d 4p 5s 4d 5p 6s। आप इस एरो को पाथ को देखते जाओ, वो ऑर्बिटल का इंक्रीजिंग एनर्जी लेवल है। चाहे आप ऐसे भी कर सकते हो चाहे ऐसे भी कर सकते हो, आपकी मर्जी है, कोई दिक्कत है नहीं, दोनों सही है। मेन यही कि आपको पता होना चाहिए कि n प्लस एल कम तो एनर्जी कम, इलेक्ट्रॉन पहले उसमें जाएगा। अगर दो ऑर्बिटल का n प्लस एल सेम है तो जिसका n कम उसका एनर्जी कम, तो इलेक्ट्रॉन पहले उसमें जाएगा। दूसरा है पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप ध्यान रखिएगा। ये कहता है कि कोई भी एटम में कोई भी दो इलेक्ट्रॉन का चारों क्वांटम नंबर सेम नहीं हो सकता। फिर से सुनिए, किसी भी एटम में कोई भी दो इलेक्ट्रॉन का चारों क्वांटम नंबर सेम नहीं हो सकता। 3 सेम हो सकते हैं, 2 सेम हो सकते हैं, 1 सेम हो सकता है, चारों में से कोई भी सेम नहीं हो, लेकिन चारों सेम नहीं होगा। समझ गए? तो ध्यान रखिएगा। तो अगर आप ऐसा भी हो सकता है कि एक ऑर्बिटल में अगर आप कोई पर्टिकुलर 2 इलेक्ट्रॉन ले लो तो उनका 3 क्वांटम नंबर सेम होगा। कौन कौन सा? n, l और m। ध्यान रखिएगा, जो साई है वो डिपेंड करता था n, l और m। तो एक ऑर्बिटल को साई रिप्रेजेंट करता है, और उस ऑर्बिटल में अगर 2 इलेक्ट्रॉन रहे तो उनका n, l और m सेम रहेगा, लेकिन उन ऑर्बिटल का चौथा क्वांटम नंबर जो कि है स्पिन क्वांटम नंबर, वो सेम नहीं रहेगा। अगर एक क्लॉकवाइज जाएगा तो दूसरा एंटी क्लॉकवाइज, मतलब एक का s प्लस हाफ होगा, दूसरे का s माइनस हाफ। तो ध्यान रखिएगा, जो स्पिन क्वांटम नंबर है वो पॉली ने दिया था, ये आपको लास्ट लेक्चर में बताए भी थे कि जो स्पिन क्वांटम नंबर है वो श्रोडिंगर वेव इक्वेशन से नहीं आया है। फिर से, स्पिन क्वांटम नंबर श्रोडिंगर वेव इक्वेशन से नहीं आया था, उसका डिस्कवरी पॉली ने किया था। और ध्यान रखिएगा, एक ऑर्बिटल में इसीलिए मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, क्योंकि एक क्लॉकवाइज
दूसरा एंटी क्लॉकवाइज, इसलिए एक का एस प्लस हाफ, दूसरे का एस माइनस हाफ। अगर एक ऑर्बिटल आप 3 इलेक्ट्रॉन लेंगे तो एक प्लस हाफ ले और दूसरा माइनस हाफ ले, तो तीसरा तो प्लस हाफ लेना पड़ेगा या माइनस हाफ लेंगे। तो कोई भी वैल्यू ले, चारों क्वांटम नंबर क्या हो जाएंगे, सेम। क्योंकि सोच लो, एक ऑर्बिटल को ले लो, 2px ले लो या 2py ले लो, तो 2pz ले लो। इन 2px में अगर 2 इलेक्ट्रॉन है तो इनका n, l और m तीनों सेम है। आपको बताए थे हम इसी लेक्चर में, साई डिपेंड करता है n, l, m पे। तो 2px का n, l और m क्या है, सेम। तो उसमें अगर 2 इलेक्ट्रॉन डालोगे तो उसका 3 क्वांटम नंबर सेम है। तो डिफर किसमें कर रहा है, s में, या फिर प्लस हाफ या फिर माइनस हाफ। लेकिन अगर आप 2 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन डालोगे तो s भी क्या हो जाएगा, सेम। जैसे कि एक सिंपल एग्जांपल है, बना के दिखा देते हैं आपको। मान लीजिए 2 इलेक्ट्रॉन है, एक का है प्लस हाफ, एक का 2 इलेक्ट्रॉन है, एक का एस है प्लस हाफ और दूसरे का है माइनस हाफ एस। और अब तीसरा इलेक्ट्रॉन लोगे तो या फिर प्लस हाफ रहेगा या फिर माइनस हाफ रहेगा। तो प्लस हाफ रहेगा तो इनका सिमिलर, माइनस हाफ रहा तो इनका सिमिलर। तो चारों क्वांटम नंबर क्या हो जाएंगे, सेम। इसलिए पॉली यही बोलता है कि एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन से ज्यादा नहीं हो सकते, या कोई भी एटम में कोई भी 2 इलेक्ट्रॉन का चारों क्वांटम नंबर सेम नहीं हो सकता। वही चीज थी आपको। स्पिन क्वांटम नंबर का 2 वैल्यू है, इसलिए कोई भी ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन से ज्यादा नहीं हो सकते। और इसको फोर्थ क्वांटम नंबर किसने दिया था, पॉली ने। और हुंसुल ये बताता है कि अगर आप इलेक्ट्रॉन को ऑर्बिटल में प्लेस करो, इधर आपको पता हो क्या क्या था, सेल, सबसेल और ऑर्बिटल। फिर से सुनिए, सबसे पहले था सेल, उसके अंदर सबसेल लिख देते हैं हम, कंफ्यूजन है तो। क्या क्या था, सेल, फिर सबसेल और फिर ऑर्बिटल। तो आपको पता हो, जैसे पी सबसेल में 3 ऑर्बिटल था, पी सबसेल में क्या था, 3 ऑर्बिटल। तो ये हुंसुल ये बोलता है कि पहले इलेक्ट्रॉन तीनों ऑर्बिटल में जाएगा एक एक करके, फिर दूसरा आएगा। फिर से हम रिपीट कर रहे हैं, अभी पढ़े थे, एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन हो सकता है मैक्सिमम। तो दोनों इलेक्ट्रॉन एक बार में नहीं आएगा, पहले एक एक करके जाएगा तीनों में। इसके आपको पता है पी ऑर्बिटल में, आपको पता है पी सबसेल में 3 ऑर्बिटल होते हैं, पी एक्स, पी वाई और पी जेड। तो पहले एक एक करके जाएगा, फिर दूसरा आएगा। ऐसा नहीं हो सकता कि एक ही बार में दोनों आ जाएगा। यही बोलता है हुंसुल कि पहले एक एक करके जाएगा और फिर पेयरिंग होगा। जैसे एग्जांपल दिया है हमारा कार्बन का। कार्बन का आपको पता होगा, कार्बन का एटॉमिक नंबर क्या होता है, 6। तो आप हाफ-बाउ प्रिंसिपल से अरेंज करोगे तो 1s, 2s और 2p। और 2p में क्या होता था, 2px, 2py और 2pz। आपको पता होगा s सबसेल में एक ऑर्बिटल, लेकिन p सबसेल में 3 ऑर्बिटल। तो 2px, 2py, 2pz, और यहाँ भी देख लो 2px, 2py, 2pz। तो पहले एक इसमें गया, फिर एक इसमें गया। इसमें क्या था कि एक ही में दोनों चला गया, ये गलत है, ध्यान रखिएगा। यही हुंसुल बोलता है, हुंसुल यही बोलता है कि पहले एक एक करके जाएगा, पहले इसमें फिर इसमें, दोनों एक ही में नहीं जाएगा, ये गलत है। और उसको आप ऐसे भी सोच सकते हो, अगर एक ही ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन एक पहले चला गया तो इलेक्ट्रॉन्स दोनों का नेगेटिव चार्ज होता है, तो उनके बीच क्या होगा, रिपल्सन। तो ये गलत है। अगर अकेले अकेले जाएगा 2 रूम में, अगर मान लो सोच लो कि पहले इस ऑर्बिटल में गया फिर इस ऑर्बिटल में गया, तो इलेक्ट्रॉन्स के बीच रिपल्सन क्या होगा, मिनिमम। और रिपल्सन मिनिमम तो स्टेबिलिटी मैक्सिमम। पहले डबल, अगर एक ही में दोनों, आप एक ही ऑर्बिटल में दोनों इलेक्ट्रॉन डाल दोगे तो आप रिपल्सन बढ़ा दोगे, और रिपल्सन बढ़ा दोगे तो स्टेबिलिटी कम हो जाएगा। हाँ वही है, उसको अगर हम ऑर्बिटल से रिप्रेजेंट करें तो ध्यान रखिएगा, ऑर्बिटल को हम बॉक्स से रिप्रेजेंट करते हैं। किससे, बॉक्स से। एक ऑर्बिटल मतलब एक बॉक्स। तो 1s, 2s और 2p हम नाइट्रोजन का लिख रहे हैं। नाइट्रोजन को आपको पता होगा, नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर क्या होता है, 7। तो नाइट्रोजन में कितने इलेक्ट्रॉन होगा, 7। तो अगर आपको अगर इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन लिखो तो पता होगा आपको 1s ऑफ वो प्रिंसिपल से 1s, 2s, 2p। और आपको पता है एस में, एस सबसेल में एक ऑर्बिटल, तो मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन। एस सबसेल में मैक्सिमम एक
एक ऑर्बिटल, 2 इलेक्ट्रॉन, पी सब सेल में 3 ऑर्बिटल होता है, तो मैक्सिमम 6 जा सकते हैं। लेकिन नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना है, 7 ना, तो 7 इलेक्ट्रॉन से ज्यादा तो जा ही नहीं, हो ही नहीं सकता। तो 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ चला गया, 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ चला गया, तो बचा कितना, 3, तो 3 इसमें जाएगा। तो वही बोल रहे हैं कि एक एक करके डालेंगे। अगर हम ऐसे करें कि एक ही बार में 2 डाल दें और फिर एक डाल दें, तो ये गलत हो जाएगा, ये सही है। हम पहले सारे ऑर्बिटल में एक इलेक्ट्रॉन डालेंगे और फिर अगर ज्यादा इलेक्ट्रॉन होगा तब पेयरिंग करेंगे। अगर आप शुरू में ही पेयरिंग कर दोगे तो वो गलत हो जाएगा, क्योंकि तो यहाँ रिपल्सन बढ़ जाएगा। यहाँ रिपल्सन कम है तो स्टेबिलिटी ज्यादा, यहाँ रिपल्सन ज्यादा है तो स्टेबिलिटी कम। हाँ, एक और चीज है, ध्यान रखिएगा कि अगर जैसे सोडियम देख लो आप, सोडियम देख लो आप, अगर सोडियम का आप लिखना चाहो, सोडियम का अगर आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना चाहो, सोडियम का अगर आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना चाहो तो आपको पता होगा 1s 2s 2p 3s। तो आपको पता होगा एस सबसेल में एक ऑर्बिटल मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन, एस सबसेल मैक्सिमम एक ऑर्बिटल मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन, पी सबसेल में 3 ऑर्बिटल और 3 ऑर्बिटल मैक्सिमम, हमें सब में 2 2, तो 3 2 जा 6, 3 2 जा 6। तो आप देख लो 2 2 4 और 6 10 और बचा कितना, 11। सोडियम का एटॉमिक नंबर 11 होता है ना, सोडियम का एटॉमिक नंबर 11 होता है, 11 इलेक्ट्रॉन, तो एक और दे सकते हैं 3s1। तो अगर आप इतना नहीं लिखना चाहते हो तो डायरेक्टली आपको पता है सोडियम से पहले कौन सा नोबल गैस होता है, नियोन। तो आप चाहो तो डायरेक्टली लिख सकते हो सोडियम इक्वल टू नियोन 3s1, नियोन 3s1। आप नियोन लिख दिए तो 1s2s 1s2 2s2 2p6 अंडरस्टूड है। ये शॉर्टकट है, क्या है, शॉर्टकट। अगर आप नियोन तक लिख दिए तो एक तरह से जो नोबल गैस है वो अपने आप आ गया। तो ध्यान रखिएगा 3s होता है वो वैलेंस सेल होता है, वो क्या, इसमें लास्ट आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन है, इसको हम वैलेंस सेल कहते हैं। क्या कहते हैं, वैलेंस और वैलेंस इलेक्ट्रॉन। 3s है वैलेंस सेल और जो एक इलेक्ट्रॉन है वो है वैलेंस इलेक्ट्रॉन, लिखा हुआ पर इलेक्ट्रॉन्स इन द कंप्लीटिव फील्ड सेल्स आर कोर इलेक्ट्रॉन, मतलब 1s2 2s2 2p6 ये कोर इलेक्ट्रॉन है। ये क्या है, कोर इलेक्ट्रॉन, ये अंदर वाले सेल में है। और जो आउटर मोस्ट सेल में जो इलेक्ट्रॉन्स वो कहते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन। हाँ, एक चीज ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, हाफ फिल्ड ऑर्बिटल और फुल्ली फिल्ड ऑर्बिटल इनका स्टेबिलिटी काफी ज्यादा होता है। सुन लीजिए, हाफ फिल्ड ऑर्बिटल और फुल्ली फिल्ड ऑर्बिटल इनका स्टेबिलिटी काफी ज्यादा होता है। मतलब क्या है कि आप ये देख लो, अब ये देख लो, अगर आपसे पूछे कोई कि एक ये हो गया और एक ये हो गया, इन दोनों में से कौन ज्यादा स्टेबल है, तो ज्यादा स्टेबल है ऊपर वाला। ज्यादा स्टेबल ऊपर वाला इसलिए है क्योंकि सब में एक एक इलेक्ट्रॉन है, तो ये हाफ फील्ड होगा। आपको पता है ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन हो सकता है, लेकिन सब में एक एक होगा तो ये हाफ फील्ड हो गया। इसमें क्या है, ये कंप्लीट इलेक्ट्रॉन फील्ड हो, कंप्लीटली फील्ड है, तो ये हाफ फील्ड के को डिफाइन नहीं हो पाएगा। फिर से देखिए, पी सबसेल में 3 ऑर्बिटल, हर एक ऑर्बिटल मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन, तो पी सबसेल में टोटल 6 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं। तो या फिर अगर 3 इलेक्ट्रॉन रहे या फिर 6 इलेक्ट्रॉन रहे, इन दोनों केस में स्टेबिलिटी काफी ज्यादा। लेकिन 4 इलेक्ट्रॉन है तो 4 ना ही हाफ फील्ड है ना ही फुल्ली फील्ड है, तो वैसे केस में स्टेबिलिटी ज्यादा नहीं होगा। क्योंकि आप देख सकते हो ये प्रोसेस सिमेट्रिकल भी है। ये क्या है, सिमेट्रिकल, और ये सिमेट्रिकल नहीं है। सिमेट्रिकल समझते हो, एक तरह का दिख रहा है, ये एक तरह का नहीं। हाफ फील्ड और फुल्ली फील्ड सबसेल का हाईली स्टेबल होने का एक और रीजन होता है एक्सचेंज एनर्जी। देखिए होता क्या है, जैसे कि आप नेक्स्ट स्लाइड में देख सकते हैं, ये है D5 सबसेल। ये क्या है, D5 सबसेल। तो आप देख सकते हैं D के 5 ऑर्बिटल्स है और पांचों ऑर्बिटल्स में एक एक इलेक्ट्रॉन है। और आपको पता है पांचों ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉन की एनर्जी क्या होगा, सेम, और इलेक्ट्रॉन का स्पिन भी क्या है, सेम। जब इलेक्ट्रॉन का स्पिन सेम है तो इलेक्ट्रॉन्स अपना पोजीशन आपस में एक्सचेंज कर सकते हैं। जैसे कि आप देखिए, जैसे आप देख सकते हैं कि पहले वाला जो पहला इलेक्ट्रॉन है आप देख सकते हो वो 4 के साथ एक्सचेंज करता है, टोटल 4 एक्सचेंज हो गया।
दूसरा वाला ऑलरेडी इसके साथ कर चुका है तो काउंट नहीं होगा, दूसरा वाला 3 के साथ कर सकता है, एक्सचेंज 3 हो गया, फिर 2 हो गया, फिर 1 हो गया, तो टोटल एक्सचेंज हो जाएगा 4 + 3 + 2 + 1 = 10। और ध्यान रखिएगा जितना ज्यादा एक्सचेंज होगा उस प्रोसेस में एनर्जी उतना ही ज्यादा रिलीज होगा और स्टेबिलिटी उतना ही ज्यादा बढ़ेगा। सिमिलरली अगर मान लीजिए रहा D4 कॉन्फ़िगरेशन, क्या रहा D4 कॉन्फ़िगरेशन, 1 2 3 4, ये D4 कॉन्फ़िगरेशन है। तो अब देखिए ये 3 के साथ एक्सचेंज कर लेगा, ये 2 के साथ एक्सचेंज कर लेगा, ये 1 के साथ एक्सचेंज कर लेगा, तो टोटल एक्सचेंज हो जाएगा 3 + 2 + 1 = 6। तो उसमें 10 एक्सचेंज है, D5 में 10 एक्सचेंज है और D4 में 6 एक्सचेंज है। और एक्सचेंज जितना ज्यादा एनर्जी उतना ही ज्यादा रिलीज होगा और स्टेबिलिटी उतना ही ज्यादा बढ़ेगा। उसी तरह से D10 सिस्टम फुल्ली फिल्ड होता है, उसमें भी एक्सचेंज उतना ही ज्यादा होता है और उसमें भी एक्सचेंज ज्यादा होगा, एनर्जी ज्यादा रिलीज होगा और स्टेबिलिटी ज्यादा होगा। सिमिलरली अगर P3 सबसेल रहे, क्या रहे P3 सबसेल, आगे से पता होगा आपको, P सबसेल में आपको पता है 3 ऑर्बिटल्स होते हैं और तीनों सिंगली ऑक्यूपाइड रहे, तो यहां भी आप देख सकते हो ये एक्सचेंज अच्छे से हो सकेगा, इसलिए यहां भी स्टेबिलिटी ज्यादा होगा। तो P3 और P6 दोनों में एक्सचेंज एनर्जी ज्यादा होगा जिसके चलते स्टेबिलिटी ज्यादा होगा। तो ध्यान रखिएगा हाफ फिल्ड सबसेल और फुल्ली फिल्ड सबसेल हाईली स्टेबल होते हैं ड्यू टू 2 रीजन। फर्स्ट है सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन और सेकंड है एक्सचेंज एनर्जी। ये काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपको स्कूल एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी और कॉम्पिटिशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी। अब यहाँ पे देखिए आप 1 से लेकर 30 तक के एलिमेंट्स का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन दे दिया है। ये काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है और हम आप सबको बोलेंगे अपने कॉपी पे हर एक एलिमेंट्स का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख लीजिए और अपने आंसर को स्लाइड से मैच कीजिएगा। जब तक आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखने नहीं आएगा आपको नेक्स्ट 2 चैप्टर्स पीरियोडिक प्रॉपर्टीज और केमिकल बॉन्डिंग समझ में नहीं आएगा। तो ये मस्ट है, जैसे ही आप लोग ये टॉपिक देखो वैसे ही आप लोग अपना कॉपी पे सारे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जरूर लिखो। हाँ, 2 एलिमेंट हैं क्रोमियम और कॉपर, उनका जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है उसमें एक्सेप्शन है। वो एक्सेप्शन इसीलिए है क्योंकि बताएं अभी जस्ट आपको हम हाफ फिल्ड और फुल्ली फिल्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होते हैं, हाईली स्टेबल। जैसा आपको पता होगा क्रोमियम का एटॉमिक नंबर 24 होता है, कॉपर का एटॉमिक नंबर 29 होता है। तो देखिए नॉर्मल तरह से लिखोगे आप तो यहाँ पे होगा 4s2 3d4 कॉन्फ़िगरेशन, लेकिन होता क्या है 4s का एक इलेक्ट्रॉन 3d में जंप कर जाएगा तो 4s1 3d5 हो जाएगा। तो ये क्या है आप देख सकते हो, ये हाफ फील्ड है, तो हाफ फील्ड कॉन्फ़िगरेशन है तो स्टेबिलिटी ज्यादा है। सिमिलरली यहाँ देखो नॉर्मल तरह से लिखते तो 4s2 3d9 होता, लेकिन अगर s का एक इलेक्ट्रॉन जंप कर जाएगा तो हाँ आप देख सकते हो ये फुल्ली फील्ड कॉन्फ़िगरेशन है 3d10, तो यहाँ भी स्टेबिलिटी ज्यादा। और ध्यान रखिएगा ये ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि 4s और 3d का एनर्जी लगभग सेम होता है। अगर 4s और 3d का एनर्जी में डिफरेंस ज्यादा होता तो 4s का इलेक्ट्रॉन 3d में जंप नहीं करता। जैसे कि आप सोच सकते हो अगर तुम कार्बन का लिखोगे तो कार्बन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है हीलियम 2s2 2p2 और पूछोगे क्या कार्बन में भी ऐसा जंप होगा, हम आउटर मोस्ट सेल का लिख रहे हैं, तो कार्बन का जो 2s इलेक्ट्रॉन है वो 2p में जंप नहीं करेगा क्योंकि जो 2s है उसका एनर्जी 2p से काफी कम होता है। तो ध्यान रखिएगा एनर्जी डिफरेंस ज्यादा है तब इलेक्ट्रॉन जंप नहीं करेगा, लेकिन 4s और 3d का एनर्जी लगभग सेम होता है, एग्जैक्टली इक्वल नहीं होता है, लगभग सेम होता है, इसलिए 4s का इलेक्ट्रॉन 3d में जंप कर जाता है। और जंप करने से क्या होगा आपको हाफ फील्ड और फुल्ली फील्ड कॉन्फ़िगरेशन मिलेगा जिसके चलते स्टेबिलिटी बढ़ जाएगा। तो ध्यान रखिएगा स्कूल एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से क्रोमियम और कॉपर का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सबसे इंपॉर्टेंट है, स्कूल एग्जाम में सबसे ज्यादा यही आता है। तो इन दोनों एलिमेंट्स का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बिल्कुल पता होना चाहिए। हाँ, अब है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ आयंस। देखिए बहुत सिंपल होता है। सबसे पहले मान लीजिए आपको लिखना है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, मान लीजिए लिखना आपको आयरन 2+ का, तो सबसे पहले आप आयरन का लिख दो, तो आयरन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपको आना चाहिए। अब
आर्गन हो जाएगा 4s2 3d6। आयरन का एटॉमिक नंबर 26 होता है। अब आप हम क्या करेंगे, इनको ऑन द बेसिस ऑफ प्रिंसिपल क्वांटम नंबर अरेंज कर देंगे। मतलब क्या हो जाएगा, 3d6 पहले लिखेंगे, 4s2 बाद में लिखेंगे, क्योंकि ये आउटर मोस्ट सेल है। ये क्या है, आउटर मोस्ट सेल है, और इलेक्ट्रॉन हमेशा निकलता है आउटर मोस्ट सेल से। ध्यान रखिएगा, n इक्वल टू 4 आउटर मोस्ट सेल होगा, n इक्वल टू 3 आउटर मोस्ट सेल नहीं होगा। तो मान लो आपको आयरन 2+ का लिखना है, तो इसका मतलब है हम 2 इलेक्ट्रॉन रिमूव कर देंगे। कहां से रिमूव करेंगे, आउटर मोस्ट सेल से। तो क्या हो जाएगा, 3d6 4s0। सिमिलरली मान लीजिए आपको लिखना होता है आयरन 3+ का, तो 3 इलेक्ट्रॉन रिमूव करेंगे, तो कहां से रिमूव करेंगे, 2 इससे रिमूव करेंगे और 1 इससे रिमूव करेंगे। तो क्या हो जाएगा, आर्गन 3d5। 4s0 लिख भी सकते हो, नहीं भी लिख सकते हो, उससे कोई मतलब नहीं है। तो ध्यान रखिएगा, जब भी आयन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना है तो एटम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखो, फिर सेल्स को अरेंज कर दो ऑन द बेसिस ऑफ इंक्रीजिंग क्वांटम नंबर, और आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन हमेशा लास्ट वाले सेल से निकलता है। ध्यान रखिएगा, जो आपको जो इलेक्ट्रॉन निकलता है वो हमेशा वैलेंस सेल यानी कि आउटर मोस्ट सेल से निकलता है। ऐड भी करना है तो आउटर मोस्ट में ही ऐड करेंगे। इस पॉइंट को ध्यान रखिएगा कि एटम का लिखो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, फिर आप सेल्स को ऑन द बेसिस ऑफ इंक्रीजिंग प्रिंसिपल क्वांटम नंबर अरेंज कर दो, और चाहे इलेक्ट्रॉन निकालना है चाहे इलेक्ट्रॉन ऐड करना है वो आउटर मोस्ट सेल में ही होगा। हाँ, अब देखिए ये है मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज ऑफ एटम्स या आयंस। तो ध्यान रखिएगा, एटम्स या आयंस में इलेक्ट्रॉन होते हैं, और आपको पता है इलेक्ट्रॉन अपने एक्सिस के अबाउट रोटेट करता है, जिससे मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज होता है। ध्यान रखिएगा, एटम्स या आयंस का मैग्नेटिक प्रॉपर्टी होता है ड्यू टू रोटेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स अबाउट इट्स एक्सिस। तो ध्यान रखिएगा, 2 तरह के सब्सटेंस होते हैं, एक होता है डायामैग्नेटिक। तो डायामैग्नेटिक उसको कहते हैं जो कि मैग्नेटिक फील्ड से अट्रैक्टेड नहीं होते। ध्यान रखिएगा, डायामैग्नेटिक उसको कहते हैं जो मैग्नेटिक फील्ड से अट्रैक्टेड नहीं होंगे, और अगर हम उनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे तो कोई भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं होगा। जैसे कि सपोज कीजिए आप नियोन का लिखोगे, मान लीजिए आप नियोन का लिखोगे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, सिंपल एग्जांपल है, नियोन का लिखोगे आप, या जिंक का लिखो आप, जैसे जिंक का लिखो, मान लो आप जिंक क्या होता है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, आर्गन 4s, आर्गन हो जाएगा 4s2 3d10। तो देख सकते हो सारा पेयर्ड है, 4s लो 3d लो, आप देख सकते हो ऊपर नीचे, मतलब ये क्लॉकवाइज दूसरा एंटी क्लॉकवाइज है, तो सारा पेयर्ड है, कोई भी अनपेयर्ड नहीं है। तो ये क्या हो गया, डायामैग्नेटिक। तो जब भी आपको चेक करना हो कोई एटम या आयन डायामैग्नेटिक है कि नहीं है, तो आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख लो, बॉक्स डायग्राम, ऑर्बिटल डायग्राम, और चेक कर लो इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड है कि पेयर्ड है। अगर सारा पेयर्ड है तो मतलब डायामैग्नेटिक होगा। और पैरामैग्नेटिक डायामैग्नेटिक का जस्ट अपोजिट होता है। पहला प्रॉपर्टी है कि पैरामैग्नेटिक मैग्नेटिक फील्ड से अट्रैक्टेड होता है, डायामैग्नेटिक अट्रैक्टेड नहीं होता, पैरामैग्नेटिक अट्रैक्टेड होता है। और पैरामैग्नेटिक में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं। क्या होते हैं, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। जैसे कि आप देख लो आयरन का ही देख लो, आप आयरन का ही इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखो, तो क्या होगा, आर्गन 4s2 3d6। तो बॉक्स डायग्राम बनाओ आप, 4s2 3d6। तो ये तो पेयर्ड हो गया 4s2, लेकिन 3d6 देखोगे तो 1 2 3 4 5 और 6। तो ये 2 तो पेयर्ड है, लेकिन ये आपको 1 2 3 और 4 क्या है, ये अनपेयर्ड है। तो 4 इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड है, इसका मतलब ये पैरामैग्नेटिक है। ध्यान रखिएगा, जितना ज्यादा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन उतना ही ज्यादा पैरामैग्नेटिक प्रॉपर्टी। फिर से, जितना ज्यादा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन उतना ही ज्यादा पैरामैग्नेटिक प्रॉपर्टी। जैसे कि मान लीजिए अगर वही रहता है Fe3+, तो Fe3+ क्या होता है, अभी बताए थे आपको हम, आर्गन आपको देख सकते हो 3d5, 4s इलेक्ट्रॉन तो चला जाएगा, तो आप देख सकते हो Fe3+, अब देख लो 1 2 3 4, तो 1 2 3 4 5, तो 5 अनपेयर्ड है। जितना ज्यादा अनपेयर्ड पैरामैग्नेटिक उतना ही ज्यादा। तो फिर से बता रहे हैं, अगर इलेक्ट्रॉन सारे पेयर्ड रहे तो डायमैग्नेटिक, और एक भी इलेक्ट्रॉन को अनपेयर्ड रह गया तो पैरामैग्नेटिक। ये कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू से पैरामैग्नेटिक
को हम देख सकते हैं, पैरामैग्नेटिक वही होता है, ये मेजर करता है मैग्नेटिक मोमेंट को। और ध्यान रखिएगा, जितना ज्यादा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन रहेगा उतना ही ज्यादा पैरामैग्नेटिक प्रॉपर्टी रहता है। और इस मैग्नेटिक मोमेंट है उसको रिप्रेजेंट करते हैं म्यू से, और म्यू का फॉर्मूला होता है √n × n+2 बोर मैग्नेट्रॉन, और n है नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। तो आप देख सकते हो जैसे कि पीछे है Fe3+ में 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, तो 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, तो फॉर्मूला आप चेक कर सकते हो, जाएगा 5, फॉर्मूला हो जाएगा आपको, फॉर्मूला हो जाएगा आपको 5 × 7 Bm होता है बोर मैग्नेट्रॉन, ध्यान रखिए यूनिट होता है पैरामैग्नेटिक प्रॉपर्टी का, तो जाएगा √35 बोर मैग्नेट्रॉन। तो ध्यान रखिएगा, पैरामैग्नेटिक कहीं नहीं होगा, अगर डायमैग्नेटिक रहा तो नंबर ऑफ अनपेयर्ड क्या हो जाएंगे, n क्या हो जाएगा 0, तो म्यू क्या हो जाएगा 0। तो ध्यान रखिएगा, डायमैग्नेटिक सब्सटेंस का जो म्यू होता है वो 0 होता है, और पैरामैग्नेटिक का जो म्यू है वो 0 नहीं होता। और म्यू का फॉर्मूला ध्यान रखिएगा, √n × n+2 बोर मैग्नेट्रॉन, और n होता है नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। हाँ, फिर है टोटल स्पिन ऑफ एन एटम। टोटल स्पिन ऑफ एन एटम एक तरह से मेजर करता है वही एक तरह से कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। तो आपको पता होगा कि जितना आप फॉर एग्जांपल आप देख लीजिए एग्जांपल नाइट्रोजन को देख लीजिए आप, नाइट्रोजन का होता है हीलियम 2h2 2p3, अगर आप बॉक्स डायग्राम बनाओगे तो 2h2 2p3 3 अनपेयर्ड है। तो आपको बताया था जनरली ऊपर वाला मतलब होता है क्लॉकवाइज, इसको +½ लेते हैं, तीनों को +½ +½ +½ लेकिन चाहे तो -½ भी ले सकते हैं। तो वही 3 अनपेयर्ड है तो 3/2 हो जाएगा, मतलब -½ लेते हैं तो -3/2। हाँ, दूसरा टर्म होता है मल्टीप्लिसिटी, जिसका फॉर्मूला होता है 2 mod s। देखिए आप देख सकते हो यहाँ पर ये प्लस भी हो सकता है माइनस भी हो सकता है, तो मॉड ले लोगे तो पॉजिटिव रहेगा, तो हो जाएगा मल्टीप्लिसिटी 2 × 3/2 + 1 विच इज इक्वल टू 4। ध्यान रखिएगा, और s होता है आपको मल्टीप्लिसिटी। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा ये फॉर्मूला है आपको टोटल स्पिन का, और ये है आपको मल्टीप्लिसिटी का। और टोटल स्पिन होता है ½ × नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, मल्टीप्लिसिटी होता है 2 × टोटल स्पिन +1। और टोटल स्पिन का यहाँ पे हम मॉड लेते हैं क्योंकि आपको टोटल स्पिन पॉजिटिव भी हो सकता है नेगेटिव भी हो सकता है। हाँ देखिए, हम पढ़े हो आप लोग बोर मॉडल में कि जो एनर्जी है वो केवल डिपेंड करता है n पर, इस पर डिपेंड करता है n पे। आपको याद होगा फॉर्मूला, आपको याद होगा E = होता है -13.6 × Z²/n² इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम। तो एनर्जी सिर्फ किस पे डिपेंड करता है, n पर। तो ध्यान रखिएगा, बोर मॉडल में एनर्जी केवल n पे डिपेंड करता है, l पे डिपेंड नहीं करता। यानी कि जब l पे डिपेंड नहीं कर रहा है तो 2s और 2p की एनर्जी क्या होगा, सेम। सिर्फ बोर मॉडल में, सब जगह नहीं, सोडियम पोटेशियम के लिए नहीं, हाइड्रोजन के लिए, हीलियम प्लस के लिए, लिथियम 2+ के लिए, बेरिलियम 3+ के लिए। बोर मॉडल में एनर्जी सिर्फ n पे डिपेंड करता है, l पे डिपेंड नहीं करता। यानी कि 2s 2p की एनर्जी सेम होगा, 3s 3p की एनर्जी सेम होगा, 3d का एनर्जी सेम होगा। सिमिलरली 4s 4p 4d 4f इनका एनर्जी सेम होगा। तो ध्यान रखिए, ऑब्जेक्टिव एग्जाम में बहुत पूछता है कि हाइड्रोजन एटम के लिए या हाइड्रोजन लाइक एटम के लिए 2s और 2p का एनर्जी में क्या रिलेशन होगा, तो दोनों इक्वल होगा, क्योंकि n दोनों के लिए क्या है, सेम। n इनके लिए क्या है, सेम। l अलग भी रहे तो फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि बोर मॉडल में एनर्जी सिर्फ n पे डिपेंड करता है, l पे डिपेंड नहीं करता। और ध्यान रखिएगा, एक टर्म होता है ऑर्बिटल हैविंग सेम एनर्जी इज कॉल्ड डीजेनरेट। यानी कि क्या है, अगर हम बोर मॉडल के लिए ये 2s है और ये 2p है तो इनका एनर्जी क्या होगा, सेम, तो ये डीजेनरेट ऑर्बिटल है। ध्यान रखिएगा, ये बोर मॉडल के लिए सिर्फ है, सिर्फ किसके लिए है, बोर मॉडल के लिए, क्योंकि एनर्जी n पे डिपेंड करता है, l पे डिपेंड नहीं करता। तो यहाँ पे आपका एक तरह से चैप्टर खत्म हो गया है। अगर आपको कोई भी डाउट्स होगा तो आप पूछ सकते हैं। ये थोड़ा सा आज का टॉपिक काफी इंपॉर्टेंट है, अच्छे से प्रैक्टिस कीजिएगा, जो असाइनमेंट अटैच होगा उसको जरूर कर लीजिएगा। कोई भी दिक्कत होगा तो आप हमसे तुरंत पूछ सकते हैं, व्हाट्सएप पे पूछ सकते हैं, और असाइनमेंट को कर लीजिएगा, एनसीईआरटी को भी सॉल्व कर लीजिएगा। और नेक्स्ट वीक हम इस टॉपिक का डाउट सेशन रखेंगे, तो प्लीज सारे असाइनमेंट को आप
करीब कोशिश कीजिएगा 3 से 4 दिन में कर ले। थैंक यू।